नमस्ते प्रिय छात्र छात्राएं। हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आशा है अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे, सभी वीडियोज़ देखिए अच्छी तरह से, परीक्षा में कुछ सहायक बन सकते हैं। आज का विषय मैं व्याकरण से संबंधित कुछ बातें आपको मैं संक्षेप में परिचय कराऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से आपको सहायक बन सकते हैं। इससे पहले मैंने व्याकरण से कारक और उसके 8 प्रकार, साथ ही शब्दांश, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशेश, ऐसे सभी शब्द और कारक के बारे में मैंने बात किया। आज का विषय जैसे व्याकरण से संबंधित काल, लिंग, वचन और उपसर्ग, प्रत्यय आदि के बारे में आपको संक्षिप्त रूप से परिचय कराऊंगा, जिससे काल से लगभग 3 अंक, लिंग से 3 अंक, उसके बाद वचन से 2, उपसर्ग से 2 और प्रत्यय से 2 अंक। आपको परीक्षा के माध्यम से, परीक्षा के दृष्टिकोण में रखकर इन विषयों को मैं संक्षिप्त रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। व्याकरण सबसे महत्वपूर्ण अंग है साहित्य क्षेत्र में। लैंग्वेज में सबसे महत्वपूर्ण विषय बोले तो, भाग बोले तो व्याकरण। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी व्याकरण को महत्व देता है उसका साहित्य जो है, उसकी जो भाषा है अपने काबू में रह सकता है। बात जैसे व्याकरण से संबंधित कुछ बातें जैसे आधुनिक काल में, सबसे पहले तो मैं काल के बारे में परिचय कराऊंगा, उसके बाद लिंग, वचन, और जैसे इससे पहले कुछ संक्षिप्त बातें मैं आपको बताऊंगा, विशेष बातें। संज्ञा, सर्वनाम के रूप जैसे ये सभी आगे आपको महत्वपूर्ण साथ देंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध करता उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। संज्ञा किसे कहते हैं? उसका उदाहरण किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। इसमें कौन से बातें? अर्जुन और कृष्ण के प्राणी हो गए, रणक्षेत्र स्थान हुआ, वस्तु गीता किताब, और भाव जो है उपदेश। बहुत अच्छा उदाहरण है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया, संज्ञा। उसके प्रकार आते हैं, प्रकार को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कोई भी शब्द है संज्ञा के बदले में आते हैं। जैसे संज्ञा, जैसे रावण लंकाधीश है, राम ने रावण को मारा। ये रावण की जगह रावण लंकाधीश है, उसे राम ने मारा। उसे जो शब्द आया रावण की जगह उसे कहते हैं सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले में आता है, नाम की जगह एक ही बार शब्द, नाम को 2 बार लेने की वजह से उसकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 5 प्रकार है, उसे बताने की जरूरत नहीं। आगामी संज्ञा, सर्वनाम। उसके बाद जैसे क्रिया भी कोई महत्वपूर्ण बात है, जैसे क्रिया, क्रिया विशेषण, अविशेषण होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी भी वस्तु की विशेषता का बोध करता है उसे कहते हैं विशेषण। वस्तु, प्राणी, वस्तु जो भी है, स्थान का जो भी विशेषता बोध करता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ कैसा है? हरा भरा है। हरा भरा जो है ये विशेषण हुआ। पेड़ संज्ञा है, हरा भरा जो है विशेषण है। हाथी बड़ा है, मोटा है, हाथी क्या हुआ? संज्ञा हुआ। और मोटा जो शब्द है ये विशेषण हुआ। और क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता का बोध करता है। क्रिया की विशेषता मतलब काम कर रहा, लेकिन कैसे काम कर रहा है उसकी विशेषता को बोध करने वाला शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे राम चल रहा है, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है। दौड़ रहा, कैसे दौड़ रहा? तेज से दौड़ रहा, धीमे से दौड़ रहा। ये धीरे धीरे, तेज जो शब्द है ये क्रिया की विशेषता बताते हैं। वैसे ही अब सबसे पहले काल की बात करेंगे। काल किसे कहते हैं? काल को जैसे क्या कहा जाता है? काल वास्तव में इसके 2
समय और दूसरा मृत्यु। समय और मृत्यु काल के अर्थ में क्या हो जाते हैं? समय और मृत्यु। यहां पर ये काल का मतलब हम समय की बात करेंगे, मृत्यु की बात नहीं। समय के बारे में अध्ययन करेंगे। काल के दो अर्थ होते हैं, समय और मृत्यु। आज हम समय की बात करेंगे, जैसे समय जैसे बीता हुआ, आने वाला, जो चल रहा है, समझ गए ना। काल किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम का वो शब्द काम का करना या होना पाया जाए उसे काल कहते हैं। क्रिया का होना या होने का पाया जाए उसे सो क्या कहते हैं? होने के समय का बात करता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के समय का बोध करता है, क्रिया के होने के समय का बोध करता है उसे कहते हैं काल कहते हैं या समय कहते हैं। अब जैसे वास्तव में इसके काल के और समय के तीन अंग होते हैं, वो कौन से हैं? एक वर्तमान, दूसरा भूत और तीसरा भविष्य, भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसके जगह आप इन प्रकारों को आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको भूतकाल के बारे में बताऊंगा। भूतकाल किसे कहते हैं? जो सत्या सर्वनाम का वो शब्द या जो शब्द बीते हुए समय का बोध करता है उसे कहते हैं भूतकाल। बीते हुए समय का बोध करता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ। हमारा भारत 1947 में आजाद हुआ। आप जानते हैं, जैसे मैं व्याकरण पढ़ा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, मैं बेंगलोर गया था। अलग अलग उदाहरण यहाँ पर भूतकाल के दे सकते हैं। जो इतिहास को दोहराता है, बीते हुए समय का बोध करता है, बीते हुए के पल को याद कराता है, उसे उस शब्द को क्या कहते हैं? भूतकाल। ये विषय को समझ गए तो आप कई प्रकार से उसे परिभाषित कर सकते हैं। मैंने कितने प्रकार से परिभाषित किया? बीते हुए समय का बोध करता है उसे भूतकाल कहते हैं, बीती हुई क्रिया के समय का बोध करता है उसे भूतकाल कहते हैं, बीते हुए पल का बोध करता है उसे सब भूतकाल कहते हैं। समझे ना। अपने पूर्वजों के इतिहास को बताता उसे भी भूतकाल कहते हैं। ये सभी भूतकाल अगर विषय समझ गए तो आप इसे हजारों प्रकार से आप उसे परिभाषित कर सकते हैं और कई अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं। और दूसरी बात, वर्तमान काल। भूत के बाद वर्तमान। अब भूत क्या हुआ? बीता हुआ समय। अब वर्तमान जो चल रहा है, संज्ञा सर्वनाम का वो शब्द जो उपस्थित समय का बोध करता है। उपस्थित मतलब उपस्थित जो हो रहा है, प्रेजेंट जो हो रहा है, उसे वर्तमान कहलाता है। जैसे क्या कहते हैं? मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं। मैं बहुत ही जैसे एक अच्छा एग्जांपल लिया, जैसे मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं। इसी को बोलते हैं वर्तमान काल। और उसको क्या कहते हैं? मैं व्याकरण पढ़ा रहा था, मैं व्याकरण पढ़ा रहा था, ये भूतकाल हुआ। और मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, ये वर्तमान हुआ। आप ये उदाहरण अपने ऊपर लीजिए। आप बोले जैसे मैं व्याकरण पढ़ रहा था, गुरुजी व्याकरण पढ़ा रहे थे, अब गुरुजी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, ऐसे भी आप उसे ले सकते हैं। वर्तमान काल जो उपस्थित समय का बोध करता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे भूतकाल के उदाहरण मैंने बहुत सारे दिए। वर्तमान काल के जैसे मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं निबंध लिख रहा हूँ, समझिए ना, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ये जो भी बातें हैं आप जो उपस्थित बताता है, आप जानते हैं जैसे कुछ लोग बताते हैं जैसे अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अल्प भूतकाल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं जैसे संपूर्ण रूप से उसी कक्षा के लिए 3 प्रकार महत्वपूर्ण है। इन 3 प्रकारों के बारे में संक्षेप में मैं आपको परिचय दे रहा हूँ। और वर्तमान के बाद छोटे छोटे बातें, लेकिन आपको परीक्षा में 2 से 3 अंक इस विषय से आपको मिलेंगे। उसके बाद जैसे भविष्य काल। ये भविष्य काल क्या होता है? जैसे भविष्यवाणी बोलते ना, आने वाले समय का बोध करता है, आने वाले पल का बोध कराता है, आने वाले समय का ज्ञात कराता है, उसे कहते हैं भविष्य काल। आप जानते क्या बताना चाहते हैं? अब मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा। अब मैंने बताया एक ही उदाहरण को तीनों काल में मैंने परिवर्तन किया। सबसे पहले भूतकाल में मैंने बताया था मैं व्याकरण पढ़ा रहा था। वर्तमान में मैंने बताया मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं। और भविष्य में मैंने बताया मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा। ध्यान में रखिए, एक ही उदाहरण को तीनों कालों में मैंने परिवर्तित कर दिया। इसी प्रकार से परीक्षा में सवाल किए जा सकते हैं। आपको 3 उदाहरण देते हैं, समझ गए ना। मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा, मैं बेंगलोर
समझिए ना, मैं बाजार जाऊंगा, बहुत सारे वस्तुएं खरीदूंगा, ये जो है आऊंगा, जाऊंगा, खरीदूंगा, खाऊंगा, समझिए ना, ये सभी बातें भविष्य काल के लिए आ जाते हैं। ये ऐसे उदाहरण बहुत सारे आपको मिलते हैं। और इस विषय से परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं सवाल आप जानते हैं। परीक्षा के लिए काल के बारे में आपको परिचय दूंगा, उसके बाद चलते हैं आगे के विषय के लिए। परीक्षा में काल से कैसे प्रश्न करते हैं। पहला क्वेश्चन, राम बेंगलोर जाएगा, समझे ना, राम बेंगलोर जाएगा। अब इससे ब्रैकेट में प्रश्न कैसे किया जा रहा है, निम्न वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए। 3 प्रश्न दिए जाएंगे आप प्रकार से। अब राम किताब पढ़ रहा है, और तीसरा उदाहरण, राम पत्र लिख रहा था। समझ गए ना क्या कहते हैं। जैसे अब 3 वाक्य दिए गए परीक्षा की दृष्टि से, ऊपर दिया गया हेडिंग में क्या दिया गया, निम्न वाक्यों को सूचना के अनुसार बदलिए। सूचना बोले तो यहां पर दिया जाएगा भूत में बदलिए, या भविष्य में बदलिए, या वर्तमान में बदलिए। इस वाक्य को राम बेंगलुरु जाएगा, ये वाक्य जो है, इस वाक्य को भूतकाल में आपको बदलना है। वापस लिखेंगे आप, राम बेंगलुरु जा रहा था। यहां पर राम किताब पढ़ रहा है, इसे भविष्य काल में बदलना है। ये भविष्य काल क्या बताना चाहता है, राम किताब पढ़ेगा। और तीसरी बार राम पत्र लिख रहा था, इसे क्या करो, वर्तमान में बदलो, राम किताब पढ़ रहा है। आनंद जैसे ऐसे सरल रूप से आपको परीक्षा में ऐसे सवाल किए जाएंगे। काल से 3 अंक आपको हासिल हो सकते हैं इस विषय से। और दूसरी बात, अब चलते हैं इधर, चलते हैं काल के बाद लिंग की तरफ बढ़ते हैं। अब लिंग किसे कहते हैं, सबसे पहली बात आप जानते हैं जैसे लिंग किसे कहते हैं, एक एक विषय को हम निकाल देंगे। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने प्रकार है, इसके क्या कहते हैं, और 2 प्रकारों के रूप से पुरुष और स्त्री, पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग। अब सबसे पहले लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। लिंग का मतलब संकेत या चिन्ह, उसका शाब्दिक अर्थ, लिंग का अर्थ क्या होता है, संकेत या चिन्ह। आप जानते हैं जैसे लिंग की क्या आवश्यकता है। आज इस आधुनिक युग में स्त्री पुरुष जाति को पहचानना थोड़ा सा कठिनाई महसूस होता है, क्योंकि उनके जो हावभाव है, बाल छोटे छोटे करना और कपड़े पुरुषों जैसे पहनना, समझे ना माथे पर बिंदिया है, ना हाथों में कंगन है, ना कान में कुंडल है, ना नाक में नथुनी है। जैसे लड़के आजकल रोड पे चलते, वैसे लड़कियां वो चल रहे हैं, कपड़े उसी ढंग से पहन रहे हैं, हाथों में कंगन है ही नहीं, माथे पर बिंदिया ही नहीं है, नाक में नथुनी नहीं है, कान में कुंडल नहीं, शर्ट पैंट पहनकर चल रहे रोड पे। अब कौन लड़का कौन लड़की पहचानना थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, इसलिए लिंग का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं जैसे लिंग जिसे क्या कहते हैं, लिंग के माध्यम से संकेत चिन्ह जिसे बोलते हैं, पहचान जिसे बोलते हैं, उसके लिए लिंग को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध करता है उसे लिंग कहते हैं। आप उसे दूसरे रूप से दीजिए, संज्ञा सर्वनाम का वो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध करता है उसे लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए राजा, मंत्री, समझे ना, शेर, घोड़ा, ये सभी क्या है, पुरुष लिंग हुए। और उसके विपरीत रूप से जाइए, राजा का रानी, समझे ना, घोड़ा घोड़ी, समझे ना क्या कहते हैं। और जैसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं, माता, पत्नी, बहन, समझे ना, लड़की, मोरनी, ये सभी स्त्रीलिंग के बहुत सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। उसमें खास तौर पे विशेष रूप से पुरुष लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। आप जानते हैं जैसे पुरुष लिंग, अब ये लिंग क्या हुआ, जो संज्ञा सर्वनाम का वो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध करता है उसे लिंग कहलाते हैं। अब यहाँ पर विशेष रूप से 2 प्रकार के हैं। पुरुष लिंग किसे कहते हैं, जो वास्तव में पुरुष जाति का बोध करता है उसे पुरुष लिंग कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का महत्व बोध करता है उसे पुरुष
कहते हैं, उदाहरण के लिए लड़का, पिता, सबके नाम, राजा आप जानते हैं, सिपाही आप जानते हैं, फिर उसके क्या कहते हैं, हाथी, शेर, सबके नाम क्या कहते हैं, ये सभी बातें इसमें आ जाते हैं। उसके बाद स्त्री जाति का क्या बोध करता है, जैसे केवल मात्र जो शब्द स्त्री जाति का मात्र बोध करता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लीजिए, महारानी लीजिए, राज्यपाल लीजिए, अध्यक्षा लीजिए, सबके नाम, लड़की लीजिए, पत्नी लीजिए, माता जी लीजिए, सबके नाम क्या कहते हैं, बहन लीजिए, जैसे बूढ़ी लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। आप इससे छोटा टॉपिक है, अब इससे लिंग के माध्यम से सबके नाम क्या कहते हैं, कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा। कुछ बातें कैसे, जहाँ पर लिंग पहचानना थोड़ा सा आसान नहीं है, समझ ना, इतना आसान होता तो नहीं चलता, लेकिन समझ ना, थोड़ा सा मैं और बोलने का प्रयास करूँगा लिंग के बारे में। जैसे क्या कहते हैं, जिस शब्द में जोड़ांश नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है, वहाँ पर लिंग थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप जानते हैं जैसे क्या कहते हैं, कुछ लिंग पहचानने की बातें मैं आपको बताऊंगा। लिंग को समझ क्या कहते हैं, जिसमें द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास आपने पढ़े, समास क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, सबके नाम से क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास में पहला पद प्रमुख होता है, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रमुख होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तीसरा जो है द्वंद्व समास, इसकी बात कर रहा हूं मैं, समास तो नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको याद देना जैसे, लेकिन द्वंद्व समास का परिचय आपको देना पड़ता। द्वंद्व समास क्या कहलाता है, अव्ययभाव समास का मैंने बता दिया, पहला पद प्रमुख होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रमुख होता है। शब्द के जो भाग होते हैं दो, अव्यय में पहला भाग प्रमुख है, तत्पुरुष में दूसरा भाग प्रमुख है, द्वंद्व में दोनों प्रमुख होते हैं, दोनों शब्दांश बराबर है, समान है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। आप जानते हैं लिंग पहचानना बहुत आसान कैसे है, क्या है, जिसमें द्वंद्व समास होता है उसे पहचानना बहुत आसान है। द्वंद्व समास बोलो तो जिसकी जोड़ी होती है, जोड़ी मतलब जैसे आप जैसे माता और पिता, इसको बोलते हैं द्वंद्व समास, जिसकी जोड़ी होती है। आप जानते हैं जैसे माता पिता, अरे आसानी से हम पहचान दिए से क्या कहते हैं, माता स्त्रीलिंग और पिता पुरुषलिंग। और ऐसे बहुत सारे जितने भी समझ है ना, भाई और बहन, ये भाई और बहन, ये भी जोड़ी है, समझ क्या कहते हैं, समान रूप से जिसकी जोड़ी होती है उसे लिंग पहचानना में कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी जोड़ी नहीं होती वह लिंग पहचानना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं उसके लिए कुछ फार्मूले जिसे बोलते हैं, कुछ तरीके बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जानते हैं जैसे भाई और बहन, और सब क्या कहते हैं, माता और पिता, राजा रानी, पति पत्नी, सब क्या कहते हैं, लड़का लड़की, ये सभी द्वंद्व समास में आ जाते हैं। जिसकी जोड़ी नहीं होती वापस समझ क्या कहते हैं, उसे मच्छर में थोड़ा सा वैसे क्या कहते हैं, मच्छर जिसे बोलते हैं, समझ मच्छर। आप जानते हैं जैसे सब लोग के मुंह से मच्छर मच्छर आता है, मच्छर क्या होता है, क्या उसका लिंग कोई नहीं, आप जानते हैं। वैसे समय पर क्या करते हैं, इस शब्द के लिए नर और मादा शब्द का प्रयोग करते हैं, समझ क्या कहते हैं, नर और मादा। नर मादा का प्रयोग भी यहाँ पर किया जा सकता है। आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ, वास्तव में लिंग बड़ा टॉपिक, समझ क्या कहते हैं, थोड़ी सी संक्षिप्त बात बता रहा हूँ। आप उच्चारण समझ क्या कहते हैं, लिंग से ऐसे आप सवाल कैसे आते हैं लिंग में, लिंग से परीक्षा के माध्यम से दो शब्द या तीन दिए जाएंगे, समझ ना। भगवान क्या कहते हैं, शेर, समझ ना, और क्या कहते हैं, मोर। निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए, तो क्या कहते हैं, स्त्री। निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए परीक्षा की दृष्टि से, आपको शायद समझना क्या कहते हैं, शेर, शेरनी, मोर, मोरनी, समझे ना। और जैसे क्या कहते हैं, स्त्री और पुरुष, ऐसे ये तीन अंगों के आपके लिए आ सकते हैं। कौन सा लिंग, समझे ना। लिंग का इतना ही छोटा सा परिचय, उसके बाद चलते हैं हम कहां पर, समझे ना, एक विषय करते आगे बढ़ेंगे। आप सीधे वचन की तरफ चलते हैं। क्या कहते हैं, जैसे वचन, इसके कितने हैं, एक वचन और बहुवचन। क्या कहते हैं, एक वचन बहुवचन। ये एक वचन बहुवचन, जैसे वचन किसे कहते हैं, सबसे पहले तो बात इसके ऊपर आएगी, वचन किसे कहते हैं। आप जानते हैं जैसे संस्कृत पढ़े होंगे आप, वहां पर तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में द्विवचन है, एक वचन बहुवचन। आप जानते हैं जैसे जो संज्ञा सर्वनाम का वो शब्द
करता है उसे वचन कहते हैं। क्या कहता है? संज्ञा व सर्वनाम का वो शब्द एक संख्या या एक से अधिक संख्या का है उसे बोध करने वाला शब्द वचन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए लड़का लड़के, समझे ना, लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन। वैसे ही एक वचन और सबसे पहले एक वचन की तरफ चलते हैं। जो शब्द एक संख्या का मात्र बोध करता है उसे एक वचन कहते हैं। एक ही संख्या का मात्र बोध करता है उसे एक वचन कहते हैं। उदाहरण के लिए समझना क्या कहते हैं? माता, समझे ना क्या कहते हैं? उसके बाद जैसे बहन, किताब, समझे ना। आप जानते हैं केवल मात्र एक वस्तु का बोध कर रहा है, एक नाम का बोध कर रहा है, एक प्राणी का बोध कर रहा है, उसे कहते हैं एक वचन कहलाता है। और दूसरा जो है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक से अधिक मात्रा का बोध करता है, एक से अधिक प्राणी का बोध करता है, एक से अधिक वस्तु का बोध करता है, उसे कहते हैं बहुवचन। आप उदाहरण के लिए यही मान लीजिए, जैसे माता, समझे ना क्या कहते हैं? माताएं, माता माताएं। आप बहन बहनें, समझे ना, आप जानते हैं जैसे। और उसके बाद किताब किताबें, किताबें, समझे ना क्या कहते हैं? किताबें। वैसे कई सारे उदाहरण यहाँ पर दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे वचन पहचानना, वचन को एक से बहुवचन में बदलना एक थोड़ा सा तरीका है। वो तरीका जैसे क्या कहते हैं? वास्तव में इया और समझे ना क्या कहते हैं? और जैसे ओ का रूप धारण करता है, समझे ना, ए ओ का रूप धारण करता है। जैसे पुरुष लिंग के लिए यो का रूप धारण करता है, स्त्री लिंग के लिए इया रूप करते हैं। जैसे क्या कहते हैं? यहाँ पर जो था किताब था, लेकिन यहाँ पर बन गया किताबें। समझे ना क्या कहते हैं? ए का रूप धारण करता है। और जैसे कभी कभी ओ का रूप धारण करता है, जैसे नेता, नेतागणों जैसे बोलते हैं, समझे ना, नेताओं जैसे बोलते हैं। और पुरुष स्त्री लिंग के लिए यहाँ शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे क्या कहते हैं? एक वचन से बहुवचन बनाते समय क्या कहते हैं? जैसे लड़की, समझे ना क्या कहते हैं? इसे बनते हैं लड़कियां, जैसे समझे ना क्या कहते हैं? लड़की लड़कियां। किया शब्द का प्रयोग क्या प्रयोग होता है? जैसे क्या कहते हैं? कहानी, समझे ना, कहानी हुआ। इस कहानी का एक वचन से बहुवचन बनाते समय क्या करना चाहिए? कहानियां, समझे ना क्या कहते हैं? कहानियां, निया। कहानी तो है लेकिन इसके अंदर इया शब्द बैठा हुआ है, उसे एक वचन से बहुवचन बनाने का एक तरीका, जैसे ये संक्षेप में मैंने आपको बता दिया। आजाद इसके बाद क्या कहते हैं? अब प्रश्न आते कैसे? मैं छोटे छोटे टॉपिक संक्षिप्त में बता रहा हूँ, परीक्षा के दृष्टिकोण में लेकर। जैसे आप अच्छे तरह से ध्यान में रखकर सुनिए। जैसे वचन हुआ, समझे ना क्या कहते हैं? वचन के बाद अब चलते हैं नया विषय उपसर्ग। समझे क्या कहते हैं? जैसे उपसर्ग जिसे बोलते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है उपसर्ग। ये ध्यान में रखिए, जैसे उपसर्ग और प्रत्यय, ये नए विषय आपके लिए यूसी सेकेंडरी के लिए ध्यान में रखिए। वास्तव में उपसर्ग और नए फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए, समझे ना क्या कहते हैं? फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है स्कूल में ज्यादातर। यहाँ पर नया विषय आपके लिए ये दो अंकों के प्रश्न आ सकते हैं, समझे ना क्या कहते हैं? दो यानी 4 अंक यहाँ पर मिल सकते हैं। ये प्रश्न कैसे करते हैं इनसे मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले तो उपसर्ग किसे कहते हैं? आप जानते हैं जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा मैंने, सबल। अब शब्द आप पढ़े, शब्दांश क्या है आपको मालूम होना चाहिए। शब्द और शब्दांश ये होते हैं अंश बोलो शब्द का टुकड़ा, किसी वस्तु का छोटा सा टुकड़ा। आजाद जैसे ये 24 है, इसको मैं छोटा सा टुकड़ा कर दिया, ये अंश हुआ। शब्दांश शब्द है बड़ा, उसका छोटा सा खंड मैंने किया, उसे कहते हैं शब्द अंश। अंश बोलो तो टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा। कोई भी शब्दांश, अब शब्दांश बोलो तो यहाँ पर सबल मैंने लिखा है, इसे तोड़ता हूं मैं, सबल। ये शब्द हुआ, ये शब्दांश हुआ। ये शब्द हुआ, ये शब्दांश हुआ। अब जानते हैं इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई भी शब्दांश। उपसर्ग किसे कहते हैं? मैं परिभाषा दे रहा हूं आपको। कोई भी शब्दांश किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता, उसे बोलते हैं उपसर्ग। कोई भी शब्दांश, ध्यान में रखिए, कोई भी शब्दांश किसी भी शब्द के पूर्व में जुड़कर, पहले जुड़कर, समझिए ना,
अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे कहते हैं उपसर्ग। समझ गया? बल था लेकिन क्या बनाया उसने? सबल। समझ गया ना क्या कहते हैं? या मान था उसको क्या बनाया? सम्मान। मान को सम्मान, ईमान। अब उसको क्या बनाया? मान में जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। वास्तव में उपसर्ग समझ गए आप? जैसे ये शब्दांश हुआ, ये शब्द हुआ, कोई भी शब्दांश शब्द के पूर्व में बैठकर इसके अर्थ में परिवर्तन, जैसे स प्लस बल। अब इसको मैं लिखता हूं, समझ गया ना क्या कहते हैं? दूसरा सम प्लस मान, ये क्या हुआ? इक्वल टू सम्मान। समझ गए ना? सम प्लस मान सम्मान। मान को ये सम मिटाकर क्या बना दिया उसने? सम्मान बना दिया। आगे मैं फिर एक शब्द जैसे आपको बताऊंगा मैं, ईमान। समझ गए ना? ईमान। अब इसको जैसे यहां पर ईमान शब्द को उसके अर्थ में कैसे परिवर्तन कर देता है? ईमान को आप क्या करिए? बे प्लस ईमान। आप बनाइए से पहले ईमान था, आप जानते जैसे ईमान था, अब इसको क्या किया उसने? बे जोड़ने की वजह से क्या हुआ? ये बेईमान। समझ गए ना? मान को, ईमान को बेईमान बना दिया। शब्दांश ऐसे होते हैं, कोई भी शब्दांश शब्द के पूर्व में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। आप ईमान को बे जोड़ दिए, बेईमान हुआ। मान को सम्मान जोड़े, सम्मान हुआ। बल को स जोड़े, सबल हुआ। अगर ऐसे अन्य उदाहरण भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जैसे ध्यान में रखिए, सबल, सम्मान, और दूसरी बात क्या कहते हैं? जैसे सम प्लस चय। समझ गए ना क्या हुआ? संचय, ये उपसर्ग जुड़ गया। आप जानते हैं फिर उसके बाद प्रत्यय। प्रत्यय एक प्रश्न कैसे पूछते हैं मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले समझ लीजिए विषय को क्या कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है? जैसे समझ ना, उपसर्ग हुआ। आप उपसर्ग के बाद आप क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय की तरफ मैं आता हूं। जैसे प्रत्यय किसे कहते हैं ध्यान में रखिए। वास्तव में प्रत्यय वो होता है, समझ गए ना, कोई भी शब्दांश शब्द के बाद में जुड़कर, उत्तर में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। आप जानते हैं जैसे अब एक शब्द हुआ, इस शब्द में समझ गए ना प्रत्यय बैठा हुआ है। उपसर्ग तो आप समझ गए, शब्द के पूर्व में जुड़ता था। अब एक प्रत्यय क्या है? शब्द के उत्तर में जुड़ता, बाद में। वो क्या होता है? जैसे इसी शब्द को देखिए, मानवता जो शब्द मैंने लिखा है उसको मैं तोड़ता हूं थोड़ा सा, ध्यान में रखिए। इसके अंदर प्रत्यय क्या बैठा हुआ है? जैसे क्या कहते हैं? मानव प्लस ता। समझ गए ना? आप जानते जैसे ये मानव है, इसको तोड़ दिया, मानव प्लस ता। अब यहां पर क्या हो जाता है? वो मानवता बनता है। समझ गए ना क्या कहते हैं? इसके अंदर प्रत्यय क्या है? ये ता वाला प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। समझ गए आप जानते हैं जैसे लिख प्लस आवट क्या हो गया? लिखावट। समझ गए ना? ये क्या है? भाव में उसे बदल देता है, उसे कहते हैं प्रत्यय। ध्यान में रखिए आप जानते हैं वास्तव में क्या कहलाता है? उपसर्ग क्या होता है? ध्यान में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए। 4 अंक दे सकते हैं एग्जाम में, परीक्षा में, मिड टर्म हो या वार्षिक परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए 4 अंक आपको, 4 से 6 अंक आ सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय से। उपसर्ग क्या कहलाता है? कोई भी शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। जैसे सम प्लस मान सम्मान, सम प्लस चय संचय, स प्लस बल सबल, नि प्लस धन निर्धन। समझ गए ना? स प्लस गुण सगुण, स प्लस गुण। समझ गए ना क्या कहते हैं? स से उपसर्ग हुआ और गुण है जो शब्द हुआ। कोई भी शब्दांश शब्द के पूर्व में जुड़कर उसे उपसर्ग बोलते हैं। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के उत्तर में जुड़ता, बाद में कैसे कहता है? बाद में बोले तो मानो प्लस था, मानोता। समझ गए ना? बल प्लस वान, बलवान। शब्दांश होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। बल उसको क्या जोड़ दिए? वान जोड़ दिए, बलवान बना। धन प्लस वान, धनवान। मानवता, समझ गए ना? पशुता, पशु प्लस था, पशुता, पशु था, लेकिन उसको था पशु जो शब्द था, समझ गए ना? आनंद से पशु जो शब्द था उसको क्या जोड़ दिए? ता जोड़ दिए। ये क्या हुआ? भाव में बदल गया, पशुता। ये इंसान के ऊपर आया, पशु तो था लेकिन ता जोड़ने से उसे पशुता उसके अंदर आ गया।
प्राणीपन जिसे बोलते थे, आप जानते हैं जंगली जानवर जैसे बोलते हैं, आप क्या कहते हैं, पशु था, मानव था, समझे ना, बलवान, धनवान, ये सभी क्या है प्रत्यय के कुछ गुण आ जाते हैं। अब सवाल क्या आता है, प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से एक ऐसे सवाल करते हैं, आप जानते हैं जैसे क्या कहते हैं, परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे क्या कहते हैं परीक्षा की दृष्टि से कैसे प्रश्न करते हैं, किसे उपसर्ग और प्रत्यय से, उपसर्ग और प्रत्यय से कैसे प्रश्न करते हैं, ध्यान में रखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कहना है पर निम्न शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। एक ध्यान में रखिए, आप ध्यान से एक शब्द दिया मान, गुण, हो गया ना, क्या कहते हैं का, ये शब्द दिया, क्या बता रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन क्या है, निम्न शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण करो। इनके साथ उपसर्ग जोड़ना है, इसका अंदर उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखो। वो बोलता है कि उपसर्ग अलग करो तो उपसर्ग देता, उसमें उपसर्ग जोड़ो बोले तो आपसे उपसर्ग नहीं देता, क्या करता है, केवल मात्र शब्द देता है, शब्दांश नहीं देता। उस समय क्या करना चाहिए आपको, इन शब्दों के साथ नए उपसर्ग जोड़ना चाहिए। आप जैसे क्या बताना चाहते हैं, कैसे करेंगे आप नया शब्द, जैसे मान को क्या करेंगे, सम प्लस मान, ये क्या हुआ, सम प्लस मान, सो गया ना, ये रहा उपसर्ग, नए उपसर्ग जोड़ो, सो गया ना, क्या इसके साथ सम्मान एक, फिर आप बताएं कि सर ये तो शब्द आपको पहले बताया, दूसरा और एक शब्द बताइए, आप जानते फिर आगे बताऊंगा मैं, जैसे क्या कहते हैं अभी प्लस मान, ये क्या हुआ, अभिमान, सो गया ना, क्या कहते हैं अभी प्लस मान, अभिमान। आगे ना जानते जैसे ये जो है, फिर एक बताओ सर, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक दो एग्जांपल से 50 एग्जांपल दे सकते हैं आप, जानते जैसे सम्मान, अभिमान, सो गया ना, अभिलाषा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं, अभिलाषा, 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 आ जाते हैं छात्रों, ये सभी बातें इसमें आ जाते हैं, और वास्तव में क्या कहते हैं, सभी बातें इसमें आ जाते हैं, ये हुआ। और दूसरी बात गुण, एक गुण में समझ क्या करना चाहिए, इसके साथ भी उपसर्ग आपको जोड़ना है, क्या करना चाहते हैं, जैसे स प्लस गुण, क्या हुआ है, सगुण, सो क्या कहते हैं, स प्लस गुण सगुण। यहां पर जैसे फिर एक जोड़ो, जैसे गुण का और एक जोड़ो सर, आप जानते हैं जैसे इसके लिए और एक शब्द कौन सा है, नी प्लस गुण, क्या हुआ यहां पर, जैसे निर्गुण, सो क्या कहते हैं, निर्गुण, गुण को निर्गुण बना दिया, गुण को सगुण बना दिया, मान को सम्मान बना दिया, लाश को अभिलाषा बना दिया, सो क्या ना, लाशा को जैसे क्या कहते हैं, अभिलाषा बना दिया। आप जानते हैं वास्तव में यहाँ पर जो है ये उपसर्ग, जैसे कौन से उपसर्ग है, सम, स, फिर नी, सो क्या ना, अभी, ये अभी, सो क्या ना, ये सभी क्या है, उपसर्ग, नए उपसर्ग जोड़कर उनके साथ नए शब्द का निर्माण किए। और दूसरी बात जैसे क्या कहते हैं, का जैसे नी प्लस का, नी प्लस का, नी बोले तो यहां पर मैंने विसर्ग दिया है, ध्यान में रखिए, इसको बोलते हैं विसर्ग, ये स श श र में ऊपर होते हैं, समझ गए ना, ये र में परिवर्तन होता है, जैसे क्या कहते हैं, नी प्लस का निराकार, समझ गए ना, निराकार, नी प्लस का, समझ गए ना, और क्या, और पूरा प्लस का, पूरा प्लस का क्या हुआ, स में बदल होता है, जैसे क्या कहते हैं, पुरस्कार, समझ गए ना, क्या कहते हैं, पूरा पुरस्कार, पुरस्कार, समझ गए ना, और जैसे नी प्लस का निराकार। ये व्याकरण के कुछ खंड हैं, इसमें ध्यान में रखिए, ये उपसर्ग जोड़ना है। आप इसको उपसर्ग तोड़ते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जोड़ने का तरीका हो गया, ध्यान में रखिए, ये सभी क्या है, उपसर्ग है। ये उपसर्ग कैसे, इन शब्दों के साथ मैंने नए नए उपसर्ग जोड़कर इतने सारे शब्दों का निर्माण किया। अब दूसरी बात जैसे क्या कहते हैं, प्रत्यय को उपसर्ग को तोड़ना, ये जोड़ने का हुआ
शब्द है और दूसरा निर्धन शब्द है, तीसरा समझ ना क्या कहते हैं संचय शब्द समझिए। आगे जैसे क्या कहते हैं जैसे खंड समझिए, अखंड, अखंड समझिए। अब इन शब्दों को क्या दिया, प्रश्न क्या दिया, निम्न शब्दों में से उपसर्ग छांट कर अलग कीजिए, निम्न शब्दों में से उपसर्ग को अलग कीजिए। कैसे कहते हैं मालूम है, नमस्कार, निर्धन, अखंड। अब इसमें नमस्कार को क्या करना चाहिए, नमो प्लस कार, और इसमें ये क्या हुआ, नमस्कार। अब इसको आपको क्या करना है, इसे अलग करना है। यहां पर निर्धन को नी प्लस धन, सो क्या ना क्या कहते हैं, ये निर्धन हुआ। यहां पर नी को आपको अलग करना पड़ेगा। फिर यहां पर अखंड, ओ प्लस खंड, सो क्या क्या कहते हैं, अ को आप अलग करेंगे, वो क्या बन जाता है, वो अखंड बन जाता है। ध्यान में रखिए, ऐसे उपसर्ग को तोड़ना, वो पहले वाला जोड़ना, सो क्या है, तोड़ने का तरीका से अलग करना उस विषय को। नमो प्लस कार इक्वल टू नमस्कार, नी प्लस धन इक्वल टू निर्धन, ऐसे उपसर्ग को छांट कर अलग करना चाहिए। सो क्या कहते हैं, उसे क्या बताना चाहते हैं, उपसर्ग तोड़ना या जोड़ना। उसके बाद वगैरह क्या कहते हैं, प्रत्यय कैसे तोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, फिर ध्यान में रखिए। आ जाते जैसे क्या कहते हैं, मिलावट, वगैरह सजावट, वगैरह। फिर दिखावा, दिखावा। अब इसमें निम्न शब्दों में से प्रत्यय अलग करने को, ऑलरेडी प्रत्यय दिया, उसमें प्रत्यय को अलग करना चाहिए। कैसे करते हैं प्रत्यय को अलग, आदत जैसे मिलावट, यहां पर क्या कहते हैं, जैसे मिला प्लस आवट, ये क्या हुआ, मिलावट, समझे ना, मिला प्लस आवट, मिलावट। आवट इसमें बैठा हुआ है मिलावट में, आदत जैसे, और उसके बाद सजावट, वही समझे ना क्या कहते हैं, सजा प्लस आवट, ये क्या हुआ, सजावट। ध्यान में रखिए। उसके बाद जैसे दिखावा, दिख प्लस दिखा प्लस आवा, यहां पर क्या हुआ, दिखावा। ध्यान में रखिए, इसे बोलते हैं उपसर्ग प्रत्यय को अलग करना। अब यहां पर जैसे क्या कहते हैं, इसको अलग किए। फिर आप जोड़ना कैसे, जोड़ने की कुछ बातें बताना चाहते हैं, समझ गए क्या कहते हैं, वास्तव में कैसे बताना चाहते हैं। अब इसमें ये उपसर्ग तोड़ना होगा और जोड़ना कैसा होता है, ये भी ध्यान में रखिए। समझ गए क्या कहते हैं, बल, समझ गए ना। अब जानते से और, समझ गए ना, और सुंदर। निम्न शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर नए शब्द का निर्माण करो। नए शब्द ना प्रत्यय जोड़ना है। आप जानते हैं इसमें क्या करना चाहिए, बल। आप इसे कैसे करना चाहिए, सबसे पहले बल प्लस वान, समझे ना, बल प्लस वान, ये क्या हो गया, सबसे पहले बलवान। ये विषय बहुत नया विषय है, इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ। जैसे लिंग, काल, वचन आपको मैं संक्षिप्त में बता दिया, लेकिन इस विषय को संक्षिप्त में नहीं बता रहा हूँ मैं, उपसर्ग और प्रत्यय को नया विषय होने की वजह से विस्तार से मैं बता रहा हूँ। ध्यान में रखिए। आजान जैसे बल प्लस वान, बलवान, इसमें वान प्रत्यय आपने इसके साथ जोड़ दिए, ये नया शब्द हो गया बलवान। अब उसके साथ जैसे पढ़, समझे ना क्या कहते हैं, पढ़ाई, समझे ना क्या कहते हैं, पढ़ाई। आप इसको क्या कहना चाहते हैं, जैसे पढ़ प्लस आई, समझे ना, पढ़ प्लस आई। अब यहाँ पर क्या होगा, पढ़ाई, समझे ना, ध्यान रखिए, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। अब यहाँ पर सुंदर, अब यहाँ क्या करना चाहिए इसके साथ, सुंदर प्लस ता, समझे ना, इससे पहले दिया था मनुष्यता, पशुता, समझे ना, ये सभी वैसे सुंदर प्लस ता। अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों मिलके सुंदरता, समझे ना क्या कहते हैं,
ये उसल तोड़ने का तरीका और एक जोड़ने का तरीका, सब क्या कहते हैं, ये सभी यहाँ पर उसके अंदर प्रत्यय बैठे हुए, प्रत्यय जोड़ दिए, जोड़ने से नए शब्द बन गए और पहले वाले तोड़ दिए, उसे कहते हैं जोड़ना तोड़ना। उपसर्ग और प्रत्यय ध्यान में रखिए। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, और एक बात मैं आपको संक्षेप बताना चाहता हूँ। कोई भी शब्दांश शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो भी शब्दांश किसी भी शब्द के उत्तर में जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे प्रत्यय बोलते हैं। समझ गए ना? को ये सभी बातें उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न कैसे करते हैं, उसके उत्तर कैसे मिलते हैं, आपको संक्षेप में मैंने बता दिया। आगे फिर एक बार जैसे क्या कहते हैं, और एक 5 मिनट में आपको और एक तरीका जैसे क्या कहते हैं पत्र लेखन, एक ढांचा थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। इसमें संक्षेप में आपका उत्तर पत्रिका, इसमें हिंदी में 2 पत्र है, एक व्यक्तिगत पत्र और दूसरा कार्यालय पत्र होता है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर प्रार्थना पत्र लिखिए, उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखिए, यहाँ पर जैसे क्या कहते हैं सेवा में, सब क्या कहते हैं सेवा में, उसके बाद जिसके नाम आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे विषय लिखिए, जो भी आपको विषय दिया गया, 2 दिन की छुट्टी, सौ क्या कहते हैं साइकिल चोरी हो गया, पुलिस स्टेशन लिखना है, या बैंक में खाता खोलना है तो नया खाता बचत खाता खोलने के हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद यहाँ पर क्या करना, आप उसे महोदय शब्द लिखना, फिर उसके बाद विषय से संबंधित, सौ क्या विषय से संबंधित यहाँ बातें आप लिखना, उसके बाद उन्हें धन्यवाद देना, धन्यवाद, सौ क्या। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर प्रेषक का पता होता है, प्रेषक मतलब आप पत्र लिखने वाले, अंत में उन्हें बताएंगे जैसे आपका सौगना आज्ञाकारी, जो भी आपको बताएं उसे लिख दिए, आपका नाम लिखिए। सौगना ये व्यक्तिगत में आपका कार्यालय पत्र ऑफिशियल लेटर हुआ। सबसे पहले ध्यान में रखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए, दिनांक लिखिए, सेवा में मतलब जिसके नाम आप पत्र लिख रहे हो उसका पता लिखिए, विषय लिखिए, महोदय उन्हें संबोधन कीजिए, विषय को विस्तार से लिखिए, फिर उन्हें धन्यवाद दीजिए, या प्रेषक का पता मतलब जो पत्र लिखने वाला होता है उसका नाम लिखिए, और जो होता है आप उसे क्या लगते हैं उसी प्रकार से क्या पर लिखेंगे। और दूसरी बात क्या कहते हैं व्यक्तिगत पत्र के बारे में एक बात करके छोड़ दूंगा। इसमें केवल मात्र पत्र होता है, सब क्या कहते हैं केवल मात्र पत्र। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखिए, यहाँ जो है प्रेषक का पता ऊपर आता है, प्रेषक या नीचे था या ऊपर आ गया, सब क्या ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर दिनांक लिखिए, फिर उसके बाद यहाँ पर विषय नहीं होता है, इसमें क्या होता है आप किसको लिख रहे हैं, प्रिय भाई या माता पिता को लिख रहे हैं तो पूज्य माता श्री पूज्य पिता श्री लिखिए, सब क्या जो विषय आपको दिया गया उस विषय से यहाँ पर लिखिए, विस्तार से लिखिए। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए, सेवा में यहाँ आता है, सेवा में, फिर उसके बाद जिसके नाम पत्र लिख रहे हैं आप उसका पता लिखिए, फिर उसके बाद आप लिखिए जैसे आपका प्रिय भाई, सब क्या कहते हैं ये भाई है, बेटा है, बेटी है, जो भी है आप यहाँ पर लिखिए, आपका सारे निशान में रखिए। समझिए ना, ये प्रार्थना पत्र है, ये व्यक्तिगत पत्र है। प्रार्थना पत्र बैंक बचत खाता, पुलिस स्टेशन, सौगेना कारपोरेशन ऑफिस, जहां पर भी सरकारी कामकाज होता है इस पत्र का व्यवहार कर सकते हैं। और उसके अलावा जो व्यक्तिगत रूप से होता है भाई बहन माता पिता मित्रों को शत्रुओं को जिसको भी पत्र लिखना चाहते हैं तो इस पत्र का नमूना आप प्रस्तुत कर सकते हैं। ये आपको परीक्षा में 5 अंक दे सकता है, सौगेना दोनों में से 100% आता है, 100% फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों एग्जाम में परीक्षा में बोर्ड परीक्षा हो या ये मिड टर्म एग्जाम कोई भी हो, अर्धवार्षिक हो, सब ना उसमें 5-5 अंकों के आपको पत्र लिखने के लिए बताते हैं। इसी नमूने का प्रयोग कीजिए, 100% में आपको गारंटी देता हूँ ये 5-5 अंकों के प्रश्न आते हैं। सब क्या कहते हैं ये कार्यालय पत्र, ये व्यक्तिगत पत्र का नमूना मैं संक्षिप्त में बता दिया, ताकि काम अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कॉलेज को आइए, हम आपके समस्या का समाधान करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।